ओके, सो फिफ्थ पॉइंट एक बार फिर से पढ़ते हैं। वहाँ थोड़ा सा हम लोगों ने प्रॉपर्टी की बात कर दिया था। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में ये कह रहा है, सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी, एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ करके, अच्छा हाँ, छोड़ करके था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज। ठीक है, इन सबको छोड़ करके अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट उन पे दे रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मोटर व्हीकल या समथिंग कुछ की बात हो सकती है, ठीक है ना, या सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ, भाई इन सब का ही भाड़ा लगता है ना। इंश्योरेंस हो गया, एजेंसी सर्विसेज हो प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, services in relation to an aircraft or vessels inside or outside the percentage of the port or an airport, transport of goods or passengers, ये सब सर्विसेज को छोड़ करके, इन सारे सर्विसेज को छोड़ करके अगर कोई और रेंट की चीज़ें दे रही है, जस्ट लाइक, अब इसके अलावा बची कौन सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, तो वही चीज़ जो मैंने कवर की वो ठीक था। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ये आपको भाड़े पे दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, तो ऐसे में जिस भी बिजनेस एंटिटी को भाड़े पे दे देंगे उसी को जीएसटी का पैसा भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मान लीजिए इस भाड़े का 1 लाख रुपए वैल्यू है, तो 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। इसके अलावा उसका जो जीएसटी है वो भी गवर्नमेंट को ही पे करने की जिम्मेदारी किसकी दी गई है, उस बिजनेस एंटिटी की। अब ये पॉइंट है, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी का जो डायरेक्टर होता है ना, वो एक तरीके से एम्प्लॉय नहीं होता उस कंपनी में, वो एक तरीके से सर्विस दे रहा है किसको, अपनी कंपनी को। तो अगर कोई भी कंपनी का डायरेक्टर अपनी कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज लेने वाली कौन है, कंपनी। सर्विसेज दे कौन रहा है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो जीएसटी कौन देगा, कंपनी खुद जीएसटी देगी, द कंपनी और अब बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल ट्रेड, वही गवर्नमेंट को जीएसटी देगी। कंपनी सिर्फ फीस दे देगी डायरेक्टर को, और उस फीस के ऊपर जीएसटी कंपनी को खुद देना होगा। तो यहाँ कंपनी चूंकि डायरेक्टर की सर्विसेज ले रहा है, रेसिपिएंट है, इसी को जीएसटी देनी पड़ेगी, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हुआ। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस। भाई देखो, जितने भी इंश्योरेंस एजेंट है वो सर्विसेज क्या कर रहे हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनियों को, एलआईसी को। मान लो आप एलआईसी के एजेंट हो, तो आप एक तरह से सर्विस दे रहे हो एलआईसी को। कैसे, क्योंकि आप एलआईसी की पॉलिसीज बेच रहे हो, तो आप एलआईसी को सर्विसेज देते हो। तो इंश्योरेंस एजेंट जीएसटी नहीं देता है। कल को इंश्योरेंस एजेंट कहता है देखो मेरा इतना कमीशन हुआ, इतना जीएसटी दो, ना ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन चार्ज करेगा, और कमीशन के ऊपर जीएसटी खुद कंपनी दे देगी। यानी एलआईसी कंपनी है, पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस है लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। यानी मान लीजिए आप एलआईसी एजेंट हो, आपकी कमीशन 1 लाख बना, तो कंपनी आपको 1 लाख रुपए दे देगी, और उस 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी कंपनी खुद गवर्नमेंट को पे करेगी। हालांकि यहाँ पे कंपनी एज अ रेसिपिएंट है, यानी कि रिवर्स चार्ज हुआ। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सबको पता है रिकवरी एजेंट्स होते हैं, बैंकों को अपॉइंट करती है रिकवरी एजेंट्स को, जो उनका पैसा, जो भी लोन वो बांटे होते हैं उसको रिकवर करते हैं। ठीक है, अब रिकवरी एजेंट एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन बैंकों को, उन फाइनेंशियल कंपनीज को। तो रिकवरी एजेंट सिर्फ अपनी फीस लेंगे और उसका जीएसटी खुद बैंक गवर्नमेंट को पे कर देगी। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, अगला रिवर्स चार्ज का जो टॉपिक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, photographer, artist, or the like, by way of transferring the permitting the use of enjoyment of a copyright covered under clause जो भी है, रिलेटेड टू ओरिजिनल लिटरेसी हो गया, ड्रामेटिक हो गया, म्यूजिकल हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, टू अ पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक। तो देखो, तुम मान लो ऑथर हो, तुम मान लो म्यूजिक कंपोजर हो, तुम म्यूजिक बनाते हो, या तुम फोटोग्राफर, आर्टिस्ट हो, या फिर और भी कुछ इस तरह के हो। ऑथर मतलब जो बुक लिखता है उसको ऑथर बोलते हो। मान लो चेतन भगत ने एक बुक लिखी, अब चेतन भगत नहीं ना वो बुक की कॉपीज बनाएगा, अब चेतन भगत क्या करेगा, बुक तो लिख दिया, अब उसकी बुक को बहुत सारे पब्लिशर उठा लेते हैं, जैसे बीपीबी पब्लिकेशन हो गया, साहित्य भवन पब्लिकेशन हो गया, नाम सुना होगा।
तो साहित्य भवन पब्लिकेशन क्या करती है, इनसे इनकी बुक की कॉपीराइट ले लेती है, एक तरह से सर्विस ले लेती है और उनकी बुक्स को छाप करके बेचती है। तो यहाँ पब्लिशर सर्विसेज ले रहे हैं किसकी, ऑथर की, म्यूजिक कंपोजर की, इनकी। तो यहाँ जीएसटी किसको देना है, जीएसटी ये नहीं देगा, ऑथर नहीं देंगे जीएसटी, म्यूजिक कंपोजर नहीं देगा, जीएसटी किसको देना होगा, उस म्यूजिक कंपनी को देना होगा। जीएसटी किसको देना पड़ेगा, उस पब्लिशर को देना होगा जो बुक छाप के बेच रहा है, प्रोड्यूसर और द लाइक लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई, आप म्यूजिक कंपोजर है, आपने म्यूजिक बनाई और म्यूजिक कंपोज आपने किया, फिर म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने वो आपका म्यूजिक लिया, आपसे खरीदा, आपसे सर्विसेज ले रही है, तो वही उन्हीं को जीएसटी देना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को। एनी सर्विसेज सप्लाई बाय एनी person who is located in non-taxable territory to any person other than non-taxable online recipient, non-taxable online recipient just like any government, local authority, government authorities, and individual, any other unregistered person receiving online information and database access retrieval services in relation to any purpose other than commerce, industry, any other business profession located in the taxable territory। तो कोई भी पर्सन अगर कहाँ पे है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, एनी पर्सन इन द कहाँ पे है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, वो बाहर है, ठीक है, उससे हम सामान खरीद रहे हैं, वही इम्पोर्ट वाला केस बन गया। एनी पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, यानी मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, कोई भी सर्विसेज ले रहा हूँ, गाना ले डाउनलोड कर रहा हूँ या समथिंग, मान लो कोई मान लो कोई हॉलीवुड का कोई सॉन्ग है, मैंने वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया, वो वेबसाइट इंडिया की नहीं थी, वो बाहर की थी, अमेरिका की थी। अब जब मैं उसे डाउनलोड करूंगा, मेरे को पैसे भी देने पड़े, मैंने उसका पैसा भी पेमेंट किया, तो जाहिर सी बात है मैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ले रहा हूँ और मेरे को ही जीएसटी देनी पड़ेगी। या फिर सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिया अमेरिका से या जो भी वहाँ के डीलर से, और मेरे या फिर लाइसेंस मैंने एक्टिवेट कराया, और वो कंपनी कहाँ की है, वो सॉफ्टवेयर कहाँ का है, विदेश का है, फॉरेन का है, तो मैं उसको फीस तो मैंने दे दिया, उसकी जीएसटी भी मुझे को गवर्नमेंट को कैलकुलेट करके देनी पड़ेगी। Services supplied by a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by vessel from a place outside India up to the custom station clearance in India. So any person located in taxable territory, non-taxable territory, importer। ठीक है, तो इम्पोर्टर को जीएसटी देनी पड़ेगी। पहले ही हम लोगों ने कवर कर लिया, बार बार कवर कर रहे कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के समय में ये सबसे ज़्यादा आ रहा है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जैसे रेडियो टैक्सी आजकल चलती है, मोटर कैब चल रहा है, टैक्सी कैब चल रहा है, एंड मोटरसाइकिल का भी आजकल कैब चल रहा है, सबको पता है ना, जस्ट लाइक ओला, उबर है ना, ये सब अगर चल रहे हैं गोरखपुर में भी। और एक आजकल स्कूटर वाला भी है ना, बाइक वाला भी सिस्टम है, रैपिडो है ना, रैपिडो उसका नाम है, गुड। तो उस केस में जीएसटी कौन देगा, हालांकि सर्विस दे कौन रहा है, वो ड्राइवर, वो मोटरसाइकिल का ड्राइवर हो गया, मोटर कैब जो चलाता है ओनर हो गया, वो ड्राइवर, वो सर्विसेज दे रहा है। और वो सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, उस ओला उबर को। तो जीएसटी कौन देगा, एनी पर्सन टैक्स विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो पहले हम लोग ईसीओ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी गवर्नमेंट को देना होगा। सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग द एकोमोडेशन इन द होटल, इन गेस्ट हाउस, होते हैं ना ये सब आजकल, क्या बोलते हैं उसको, मेक माई ट्रिप, या इस तरह के बहुत सारे आजकल हैं, ओयो है, हम लोग इन सब से आजकल होटल्स बुकिंग लोग कराते हैं ना। सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग द एकोमोडेशन, तो उस केस में भी जीएसटी कौन देगा, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये कंप्लीट पॉइंट थे, 13 सर्विसेज हैं जिनको सर जी रिवर्स चार्ज में रखा गया। ये आपके पास बुक में है, इत्मीनान से आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ रहा होगा। बाकी नीचे नोट्स दे रखा है, all person who are required to pay tax under the reverse charge have to register under the GST respective of threshold limit। अगर आपकी कल को लाइबिलिटी बनती है रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी देने की, तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट को नहीं ध्यान देना, आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन लेना है। यानी कि मान लो आप अभी 81 यूनिट की एग्रीकल्चरिस्ट से खरीद रहे हो, तुम अभी स्टार्ट ही कर रहे हो,
अभी तुम सोच रहे हो चलो 5 लाख का गुड्स खरीदा जाए एग्रीकल्चर से, उसको पैकिंग करके बेचेंगे, तो अभी तो तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं किया, लेकिन तब भी तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस जो भी तुम करने जा रहे हो वो रिवर्स चार्ज में आता है, और रिवर्स चार्ज में अगर तुम आ गए तो थ्रेशोल्ड लिमिट का वेट नहीं करना है। तो चलो एक नई चीज़ और पता चल गई कि अगर रिवर्स चार्ज में आए तो आपको तुरंत जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, थ्रेशोल्ड लिमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस विल बी अवेलेबल for input tax credit if such goods and services are used or will be used for a business. The recipient who pay reverse charge can avail ITC. तो ध्यान रखिएगा, हम रिवर्स चार्ज में जो भी टैक्सेस देंगे उसकी भी हमें आईटीसी मिलती है। रिवर्स चार्ज के तहत मान लीजिए मैं बायर हूँ, मैंने ये सामान खरीदा, मैंने इस पर इतना जीएसटी दिया 1000 रुपये, उस 1000 रुपये की भी मुझे आईटीसी मिल जाती है, ये चीज़ ध्यान रहे। तो जो भी रिवर्स चार्ज के तहत जो भी डीलर टैक्स देगा उसकी भी आईटीसी का वो क्लेम करेगा। एवरी टैक्स इनवॉइस हैज टू मेंशन दैट द टैक्स इज पेबल ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर किसी ट्रांजेक्शन पे रिवर्स चार्ज लगता है, जैसे मान लीजिए जीटीए है, जीटीए ही किसी कंपनी का माल इधर से उधर कर रही है, तो उसको पता है कि जो कंपनी है फैक्ट्री है वो खुद जीएसटी दे देगी, तो वो जब इनवॉइस बनाएगा तो इनवॉइस के टॉप पे जीटीए ही ना इनवॉइस बनाएगा, वही बना के देगा, और उसके एकदम टॉप पे साफ साफ लिख देगा, क्या लिख दे देगा, ये देखिए, टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। किस पे जो टैक्स देना है भाई, वो बिल में जीएसटी नहीं चार्ज करेगा, और ऊपर साफ साफ हेडिंग में लिख देगा टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, नहीं सामने वाला टैक्स देगा, हम तो टैक्स नहीं देंगे इसमें। एडवांस पेड फॉर रिवर्स चार्ज सप्लाइड इज ऑल्सो लाइबल टू जीएसटी। अगर कोई एडवांस पेड किया गया है फॉर रिवर्स चार्ज सप्लाई, कोई भी रिवर्स चार्ज सप्लाई है उसमें एडवांस भी दिया गया है, तो उस एडवांस के ऊपर भी जीएसटी गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। तो बस मैंने रिवर्स चार्ज लगभग आज कवर कर ली। तो रिवर्स चार्ज में एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, व्हेन रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स चार्ज। फर्स्ट थिंग इज अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई करता है तो वहाँ रिवर्स चार्ज लगता है अंडर सेक्शन 9 की सबसेक्शन 4। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी सर्विस लेगा वो जीएसटी में आएगा, वो रिवर्स चार्ज में आएगा, सॉरी। फिर स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिए, तो करीबन 8 गुड्स हैं और सर्विसेज में करीबन 13 सर्विसेज इसके अंतर्गत कवर की जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान आपको देना है वो पॉइंट नंबर 5 पे ध्यान देना है। ये 5 वाले में बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए ध्यान से इसको अच्छे से एक बार और पढ़िएगा, और अगर कोई दिक्कत होगी तो इससे पूछिएगा मेरे से।